सर फिर कंफर्म है अस्सलाम वालेकुम के एग्जाम्स ऑनलाइन ही है। जी कंफर्म है बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके गाइस, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। जी तो ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब हम लोग स्टैटिक्स का टॉप अप सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग की पिछली क्लासेस कोई हुई हैं इससे पहले? ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन हम लोग एंड पे लेंगे। अभी क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग किस तरह ये लेके चलेंगे जो हमारा टॉप अप सेशन है। तो बेसिकली हमारे टॉप अप सेशन पे हम लोग रिवीजन करेंगे और हम लोग जो आपकी क्यूरीज हैं उनको भी उस पर भी फोकस करेंगे। तो बेसिकली मैंने इस तरह किया कि मैंने आप लोगों से सीआर ने छुट्टियों में टॉपिक्स जो आप लोगों को रिवाइज करने थे वो पूछ लिए थे। तो वो बेसिकली हमने देखे थे कि उस पर ज़्यादा टॉपिक्स थे रिलेटेड टू 3D फोर्सेस एंड मूवमेंट्स। तो बाकी भी टॉपिक्स थे उसके अंदर, तो हम लोग बेसिकली यूँ करेंगे कि ब्रीफली सब टॉपिक्स को टच करेंगे और उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो बेसिकली 2D फोर्सेस को हम लोग देखेंगे और उसके अंदर भी रिवीजन करेंगे। तो अगेन अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट्स पे लिख लें, या फिर जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन वाला उस पर स्टार्ट करेंगे तो तब मैं आपसे पूछ लूँगा इस वक्त। ठीक है, अटेंडेंस लाजमी है और क्लास के एंड पे हम लोग अटेंडेंस लेंगे जैसे हम लोग पहले लेते रहे। ठीक है, ओके। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी का नाम करेक्ट नहीं है तो अभी करेक्ट कर ले। हसन, साजिद और मरियम, आप दोनों के रोल नंबर्स नज़र नहीं आ रहे, आप लोग चेक कर लें। इसको रीनेम कर लें वरना आपको रिमूव किया जाएगा। ओके ठीक है। कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आप लोगों की जो पेपर पैटर्न है, पेपर प्लेटफॉर्म और जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे इस स्टैटिक्स के पेपर के।
तो इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर सेशन। और स्पेसिफिकली मैं एटलीस्ट अपनी क्लास के लिए ये करूँगा कि हम लोग एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले एक मॉक एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है। मॉक एग्ज़ाम के अंदर कोई इंजीनियरिंग स्टैटिक्स के रिलेटेड सवाल नहीं होंगे। तो बेसिकली एक पेपर होगा, उसके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि लाइक कैन यू जस्ट सी दिस क्वेश्चन, मतलब बेसिकली जस्ट अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, जस्ट टू मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या पैटर्न होगा, किस तरह आपने आंसर करना है किसी क्वेश्चन का और उसको अपलोड कैसे करना है टाइमली, ठीक है। तो वो बेसिकली एक मॉक एग्जाम करेंगे, तो उसके अंदर जो भी आपके क्या कहते हैं टेक्निकल इश्यूज होंगे रिलेटेड टू पेपर, उस पर क्लियर होंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फोर्सेस सिस्टम्स के, जिसके अंदर हमने फोर्सेस को डिफाइन किया। तो बेसिकली इस पर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। तो ख़ास पे डेफिनेशन ऑफ फोर्स और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं और यूजली हमने ऑलरेडी कवर की भी हैं, और ख़ासतौर पे क्योंकि पेपर्स के अंदर है सच नहीं आती, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है। तो हर फोर्स के एक एंगल यूजली होता है जो कि आपने फाइंड करना होता है। तो हमने कहते हैं कि जो फोर्स होती है उसकी क्या कहते हैं यहाँ, तो उसकी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होती है। तो बेसिकली आप उसको उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो और इस ट्रांसलेशन को अगर एक लाइन के अंदर हम लोग ट्रांसलेट करें तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और इसको हम लोग स्लाइडिंग वेक्टर कहते हैं। जो एक वेक्टर अगर अपनी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी ट्रांसलेट हो जाए तो उसको हम लोग स्लाइडिंग वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो फिर बेसिकली जो फोर्स को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फोर्स की क्लासिफिकेशन भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो फॉर एग्जांपल हमने आगे जाके देखा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि हमारे पास बॉडी फोर्सेस भी कुछ चीज़ें होती हैं। बॉडी फोर्स क्या होती है? बॉडी फोर्स बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं जो पूरी कंप्लीट बॉडी के ऊपर लग रही होती हैं, सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये पूरी बॉडी के ऊपर हर पॉइंट पे लग रही होती है। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो किसी फिजिकल कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज के दरमियान हो। तो दो एक बॉडी अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से टेबल को पुश कर रही है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। जो हमने कहते हैं कि फोर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। हम लोग स्टैटिक्स के अंदर खास तौर पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस के ऊपर देखते हैं, और हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी जाके देखा था कि इन एक्चुअल सारी फोर्सेस इन रियलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होती हैं। आप जितना जूम आउट करेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नज़र आएगी, और आप जितना जूम इन जाके देखेंगे तो उतना आपको नज़र आएगा कि वो उस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है। तो इवन जो पिन है, अगर पिन लेट्स से पिन किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है, मगर अगर आप बहुत ही ज़्यादा जूम इन कर लें, लाइक आप माइक्रोमीटर्स के अंदर चले जाएं, तो फिर आपको नज़र आएगा कि माइक्रोमीटर एरिया के ऊपर वो पिन का हेड लगा हुआ है, तो वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उस तरह। और उसके बाद हमने कॉन्करेंट फोर्सेस डिस्क्राइब की थी। कॉन्करेंट फोर्सेस वो होती हैं जो कि एक पॉइंट पे आके ज्वाइन करें, ठीक है, और इंटरसेक्ट करें। और कॉन्करेंट फोर्सेस के अंदर अगर हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो, जैसे यहाँ F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो वो बेसिकली हम पैरेललोग्राम रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो आपका होता है कि आप फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी एक तरीका होता है। और खासतौर पे अगर कॉन्करेंट फोर्सेस है तो आप पैरेललोग्राम रूल भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग अगर आगे जाएं तो हमने कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस अगर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करें तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ए से ही शुरू करें। अगर आपके जहाँ से वो इंटरसेक्ट होती हैं दो फोर्सेस F1 और F2, तो आप ए से स्टार्ट करेंगे, आप F1 ड्रॉ करेंगे, फिर आप F2 ड्रॉ करेंगे, और जो एंड पॉइंट होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा फ्रॉम ए टू द एंड पॉइंट। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ए है तो आप F2 ए से पहले ही स्टार्ट कर लें, तो और फिर उसके बाद F1 यहाँ करें। तो ये बेसिकली इससे आपको रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, दोनों केसेस में रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम मिलेगी, मगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है, राइट। इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर देखें तो ये ए के थ्रू पास कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन
ए के थ्रू पास नहीं कर रहा, राइट? तो फिर ये बेसिकली गलत है, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, फिर अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जैसे पता है, अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो तो जो फोर्स होगी वो बेसिकली एफ एक्स प्लस एफ वाई होगी, जहाँ एफ एक्स और एफ वाई वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। हमने कहते हैं एक्स के साथ हमेशा आई होता है, वाई के साथ जे होगा, और अगर आपने इसको इस एंगल के हिसाब से डिवाइड करना तो जो एंगल के साथ वैल्यू होती है इसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं, और ये जो वाली टर्म होती है इसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं। कॉस और साइन थीटा किस तरह फाइंड करेंगे ये आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर देते हैं। और फिर जो एफ होता है वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो थीटा होता है वो बेसिकली आप एफ वाई और एफ एक्स डिवाइड करें तो ये टेन थीटा आपको देगा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। फिर हमने थोड़ी एक्सरसाइजेस शुरू पे की थी, जब आपने पहली दफ़ा हमने क्लास ली थी तो हमने कहते कि फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ है कि फोर्स आपकी इस डायरेक्शन पे लग रही है, एक्स आपकी इस तरफ है, वाई आपकी अपवर्ड है, तो फिर एफ के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, तो एफ एक्स डायरेक्शन पे कितना होगा। तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ बीटा जो एंगल आ रहा है ये वाई एक्सिस के साथ मेजर हो रहा है, राइट? क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ मेजर हो रहा है तो इसकी जो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ वाई, ये बेसिकली एंगल के ऑपोजिट आ रहा है तो ये साइन के साथ होगा, राइट? तो अगर हम लोग देखा जाए तो क्या कहते हैं, अच्छा हाँ सॉरी, ये वाली जो वैल्यू है मैंने इसको गलत कर दी है, क्योंकि हम लोग यूज टू होते हैं इस चीज़ का। डेफिनेटली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये अब ऐसा तो लग रहा है कि ये वाई एक्सिस के अंदर, क्योंकि हम वी आर यूज टू डीलिंग विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, मगर यहाँ आपको एक्सिस डिफाइन हुए थे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये वाली जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे पॉइंट कर रही है, राइट? तो दिस इज बेसिकली एफ एक्स, और ये वाली जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये बेसिकली एफ वाई होगी, ठीक है? ये बातें हम सबको पता होती हैं, ठीक है? हम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, मगर जैसे हम लोग देख सकते हैं 3 हफ्ते बाद अगर आप आके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा ओरिएंटेशन आपकी डिफरेंट होगी, आपको फिर से करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ही यहाँ गलती कर दी थी तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि आप भी गलती कर दें, तो इसको बहुत केयरफुली आपने देखना होता है कि अच्छा ठीक है एक्स एक्सिस कहाँ है, तो एक्स एक्स की डायरेक्शन पे फोर्स किधर लग रही होगी, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो गया। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन पे लगी है, अब हम लोग यहाँ थोड़ा केयरफुल होंगे कि हमारी जो ये वाली फोर्स है ये हमारी एक्स डायरेक्शन की फोर्स है और इस डायरेक्शन में हमारे पास वाई की द फोर्स है। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट पे लग रही थी, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस तरह, अब मुझे पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरह। तो बेसिकली अगर मैं अपना चेंज, तो ये मेरी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो गई, ठीक है? और मैं लेट्स से ब्लू के अंदर कर देता हूँ ये मेरी वाई एक्सिस की डायरेक्शन हो गई, ठीक है? अब यहाँ देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस था एक्चुअल वो अपवर्ड था, ठीक है, इस डायरेक्शन पे था, मगर क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरह थी तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव बनेगा। और अब एंगल की तरफ आ जाते हैं कि एंगल क्या होगा। एंगल हमारे पास ये बीटा है और ये कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए, ये 180 होगा। तो ये बेसिकली ये बीटा माइनस 180 होगा, तो इसको हम लोग पाई माइनस बीटा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो टोटल कंप्लीट पाई होगा, माइनस बीटा करें तो आपके पास ये एंगल मिल जाएगा। तो इस एंगल को लेट्स से हम लोग अल्फा कह देते हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब हमें पता चल गया ये अल्फा एंगल हो गया। तो अब मेरे पास ये जो ब्लू एंगल है, तो मेरे पास एफ वाई क्या चीज़ होगी, तो एफ वाई मेरे पास, क्योंकि हमने कहा था ये नेगेटिव है तो आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगी, और क्योंकि ये अल्फा एंगल के साथ लगा हुआ है तो हमने रूल ऑफ थंब किया हुआ है कि अगर साथ होता है तो उसको हम लोग कॉस कह देते हैं। तो ये होगा कॉस अल्फा, तो ऑफ कोर्स जो दूसरा वाला होगा वो साइन अल्फा होगा। तो लेट्स सी कि हम लोग करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हमने कहते हैं कि एफ वाई माइनस एफ कॉस पाई माइनस बीटा, तो जो कि ये चीज़ थी, तो बिल्कुल ठीक किया हमने, ठीक है? तो होपफुली ये थोड़ा रिवीजन आपकी हो गई होगी।
तो ऑफ कोर्स इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये खास तौर पे वो चीज़ है जो कि अक्सर आपको 3D के अंदर भी नज़र आती है कि आपके पास एग्जैक्ट वो जो एंगल आपको चाहिए होता है वो गिवन नहीं होता, मगर आपको डिफरेंट चीज़ें गिवन होती हैं, डिफरेंट एंगल्स गिवन होते हैं जहाँ से आपने अपना एंगल निकालना होता है। तो फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस इस तरह है, ठीक है, और इन एक्चुअल जो एंगल आपको चाहिए वो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, मगर ये वाला एंगल आपको गिवन नहीं है, राइट। आपको बेसिकली ये कंप्लीट एंगल गिवन है जो कि बीटा है, और इसको तो हम लोग बीटा कह देंगे ब्लू वाले को, और ये जो ब्लैक के अंदर है ये अल्फा है, और आपको जो चाहिए था वो ये वाला एंगल था। तो ये एंगल क्या होगा, दिस वुड बी बेसिकली बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली, ठीक है, तो आपके पास बीटा माइनस अल्फा हो गया। तो इस तरह आप बेसिकली एंगल्स फाइंड करते हैं। तो प्रीटी श्योर सबको आता होगा, बस हम लोग कुछ ये रिफ्रेशर सेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम लोग रिजल्टेंट की तरफ आ जाते हैं। रिजल्टेंट क्या होते हैं? रिजल्टेंट बेसिकली अगर आपने आपके डिफरेंट फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं और आपने एक उनका सम फाइंड करना है तो उसको हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे। तो रिजल्टेंट अगर आपने इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे फाइंड करना है तो हम लोग किस तरह करते हैं? तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो यहाँ F1 फोर्स थी, इसका I कंपोनेंट और J कंपोनेंट होगा। F2 फोर्स है, इसका भी ये देखें, इसका भी X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट होगा। F2 का जो Y कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब जो हम लोग R फाइंड करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो F1 प्लस F2 होगा, जहाँ F1 फर्दर IJ के कंपोनेंट्स के अंदर है और F2 भी IJ के कंपोनेंट्स के अंदर है। हम लोग रिजल्टेंट को यूज भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अच्छा रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है आर एक्स, उसको कह देते हैं। तो अब जो क्या होगा, जो इंडिविजुअल फोर्सेस की जो सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा वो आपके पास आर एक्स के अंदर आ जाएगा। तो आर एक्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि आर एक्स सिर्फ सम ऑफ एक्स फोर्सेस है और आर वाई सम ऑफ वाई फोर्सेस है, राइट। तो ये बेसिकली एक मतलब जो रिजल्टेंट्स होते हैं वो इस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमने की थी। आई डोंट थिंक कि इसको हम लोग पूरी सॉल्व करनी चाहिए, मगर जस्ट टू हैव अ क्विक रिफ्रेशर, यहाँ आपको 3 फोर्सेस गिवन है। आपने क्या करना है, आपने तीनों फोर्सेस के एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर अच्छी बात ये कि इसको आप तीनों फोर्सेस डिफरेंट तरीकों से फाइंड होती है, लाइक डिफरेंट उसके अंदर जो आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर तरीके नज़र आते हैं वो तीनों इसके अंदर डिस्कस हुए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला तरीका है F1 के अंदर अगर हम देखें तो डायरेक्ट आपको इस पे एंगल दिया हुआ है। तो F1 का अगर आपने x कंपोनेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, अगर आपने F1 का x कंपोनेंट फाइंड करना है तो दैट वुड बी सिंपली 600 cos 35, और अगर आपने इसका y कंपोनेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा 600 sin 35, ठीक है। तो F1 तो हमने इस तरह फाइंड कर लिया। अब F2 की तरफ आ जाते हैं। F2 के अंदर आपको ये ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर इसकी खास बात ये कि आपको पता है कि एक किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड 3 हो एक साइड 4 हो तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज होता है वो कितना होगा, वो 5 होगा, राइट। दिस वुड बी 5। तो जी, तो ये 5 होगा। तो इस ये जो 5 होगा, अब ये जो ट्राइंगल है ना इसको हम लोग अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फिर से। 3 है, ये 5 है, ये 4 है। तो लेट्स से कि इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये एंगल फाइंड करना है तो आपका cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा इज बेसिकली क्या होता है, cos थीटा 4 डिवाइड बाय 5, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस्टली ब्राउन हेयर। तो 4 बाय 5 आपका हो गया cos थीटा। और अगर आपने साइन थीटा करना हो तो साइन थीटा क्या होगा, सम पीपल हैव द परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेसिकली 3/5, ठीक है।
और हम देख सकते हैं कि इस F2 के अंदर अगर हम F2 की तरफ आए तो F2 के अंदर आपने F2 को फाइंड करने के लिए आपको एंगल चाहिए होता है, ठीक है। और एंगल हम इस केस के अंदर कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एंगल मुझे चाहिए। अब ये एंगल और ये वाला एंगल जो था वो सेम है, ठीक है। और हमें पता है कि F2 को, अच्छा मैं यहाँ टेक्स्ट के थ्रू लिख लेता हूँ। जो F2x है इसके अंदर इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा f इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा को मैं o के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। थीटा को मैं o कह देता हूँ। तो यहाँ में नज़र आता है कि कॉस थीटा क्या चीज़ थी, 4/5। तो मैं बेसिकली इसको कम्प्लीटली इस तरह भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कॉस थीटा जो कि यहाँ है दिस इज इक्वल टू 4/5। तो मैंने इस कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया 4/5 के साथ। तो इसी तरह जब मैं साइन यूज करूंगा, तो जब मैं साइन की तरफ आऊंगा तो मैं कहूँगा F2y क्या होगा। तो F2y हमें पता है कि f साइन थीटा होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि अच्छा साइन थीटा 3/5 है, तो ये बेसिकली दिस शुड बी f इंटू 3/5, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो ये बेसिकली आपने F2 अगर फाइंड करना तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि लंबा तरीका है मगर आप इट इज़ ऑल्सो वैलिड, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं उसको। वो ये है कि आप बेसिकली क्योंकि आपको 3 और 5 गिवन है, आप एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। आप यूजिंग कैलकुलेटर आप एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें और एक दफ़ा एंगल आ जाएगा तो फिर आपने जिस तरह F1 फाइंड किया था कि आपको एंगल गिवन है और आप वहाँ से कंपोनेंट्स इंडिविजुअली फाइंड करेंगे, तो वो भी तरीका आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अटेंडेंस अगेन जब मैं क्लास के एंड पे बताऊंगा तो तभी अटेंडेंस आपकी ली जाएगी, उससे पहले कोई भी अपना नाम नहीं मेंशन करें। ऑलराइट, तो और जो आखिरी तरीका था, आखिरी जो हमारे पास F3 जब आ रही है तो F3 के अंदर आपके पास एक फोर्स यहाँ लग रही है 800 न्यूटन्स की A टू B, और हम लोग देख सकते हैं कि अगर फोर्स A से B पॉइंट तक लग रही है तो हमने क्या करना है, हमने एक ट्राइंगल बनाना है। तो एक ट्राइंगल अगर हम लोग यूँ बनाए कि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक किया जाए और फिर दूसरी एंड यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस ट्राइंगल का वो कितना होगा, क्या हमें पता है? हमें डायरेक्टली नहीं पता, हमें यहाँ की कोई डायरेक्टली नहीं पता, मगर हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ से लेके इधर तक 0.4 मीटर्स है और इस एंड से लेके यहाँ तक 0.2 है। तो इसका मतलब कि ये आपकी 0.2 मीटर्स हो गई, 0.4 माइनस 0.2 0.2 हो गई यहाँ। और जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है दैट वुड बी 0.1 प्लस 0.3, ये 0.4 हो गया आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस और 0.2 आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ से बेसिकली आप एंगल निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है जिसके थ्रू आप अगर फोर्सेस आपको गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो इसके अलावा इतनी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है फोर्सेस को, अब हम लोग मूवमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो मोमेंट्स को ब्रीफली जो हमारे टॉपिक वाइज है उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो सवाल होंगे आपके वो ले लेंगे। ओके, तो मोमेंट को हमने बताया था कि एक टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट को मोमेंट कहते हैं, उसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं अगर टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स हो। मोमेंट को अगर हमने स्केलर तौर पे फाइंड करना है तो देयर इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपका होता है सेंटर ऑफ, जिस सेंटर से आप रोटेट कर रहे हैं टिल जहाँ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन लग रहा हो। तो फॉर एग्जांपल अगर फोर्स आपकी यहाँ लग रही है ए पॉइंट के बाद आप रोटेट कर रहे हैं तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स देखिए लग यहाँ रही थी मगर उसका लाइन ऑफ एक्शन हमने एक्सटेंड करना है जब तक आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ जाए, ठीक है। तो वो हम लोग फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि मूवमेंट्स की डायरेक्शंस भी होती हैं, मूवमेंट की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है या नेगेटिव डायरेक्शन होती है।
पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह फाइंड करेंगे वो आपने खुद डोनेट करनी है या फिर सवाल के अंदर डोनेट होगा। सवाल के अंदर फॉर एग्जांपल हो सकता है कि भी आपकी जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर भी अगर हम देखा जाए तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रही है तो ये फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर मेंशन ना हो तो देन इज यू आर फ्री कि आप कहें कि भाई काउंटर क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये हमने करते रहे, दिस इज जस्ट रिफ्रेशर। फिर उसके बाद मोमेंट को अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे फाइंड करना है तो बेसिकली इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास दोनों वेक्टर्स होते हैं, हमारे पास डिस्टेंस भी वेक्टर होता है, हमारे पास फोर्स भी वेक्टर होती है, ठीक है। और हम लोग इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। वेक्टर के अंदर होता है ये कि वेक्टर के अंदर जो आपके पास आंसर आता है मोमेंट का वो भी वेक्टर फॉर्म पे आता है, मतलब मोमेंट भी आपके पास आई जे के फॉर्म पे आएगी, राइट। और अगर हम लोग 2D के अंदर हैं तो 2D के अंदर मोमेंट हमेशा एक वेक्टर के तौर पे आएगी, दैट वुड बी ईदर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ओ अपवर्ड और इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। और हम लोग किस तरह फाइंड करते थे वो राइट हैंड रूल से करते थे, वो जो कि आगे आएगा, ठीक है। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो आपका सीक्वेंस है r क्रॉस f दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब f क्रॉस r इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसके अंदर आप नेगेटिव डायरेक्शन पे कर रहे होंगे तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ठीक होगा मगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये बेसिकली इस स्लाइड के अंदर वो चीज़ बता रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग कब वेक्टर फॉर्म पे यूज़ करना चाहेंगे, कब हम लोग स्केलर फॉर्म पे यूज़ करना चाहेंगे। तो बेसिकली स्केलर फॉर्म पे हम लोग तब यूज़ करना चाहेंगे जब हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम आसानी से मिल जाए, ठीक है। इफ़ इट इज़ इजीली डिटरमिन्ड तो फिर स्केलर अप्रोच ज़्यादा आसान होती है। अगर कुछ केसेस पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस नहीं होते हैं, जैसे हमने 3D के अंदर जाके देखा था, तो उस केस पे हम लोग वेक्टर फॉर्म पे करना चाहें तो वो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। ओके, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वेगनर थ्योरम क्या होता है। तो वेगनर थ्योरम बेसिकली आपके पास एक थ्योरम होता है जो कि स्टेट करता है कि अगर आपके पास एक फोर्स है, जैसे इस केस के अंदर r, तो r का जो मोमेंट o के अबाउट होगा दैट वुड बी इक्वल टू t का मोमेंट o के अबाउट प्लस q का मोमेंट एट o, ठीक है। तो इन q और p के मोमेंट्स को अगर हम ऐड अप कर लें तो हमारे पास r का मोमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो उसका प्रूफ है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग ने एक एग्जाम्पल की थी तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। तो इस एग्जाम्पल के अंदर ये आपकी सैम्पल प्रॉब्लम है बुक के अंदर। ये खासा पर इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि अगर सब लोग एक दफ़ा इसको बुक के अंदर खोल के इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फोर्स गिवन होती है, एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हमने फाइंड करनी है और हमने 5 डिफरेंट तरीक़ों से करनी है, राइट। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो तरीका हो सकता है कि हमने इस फोर्स का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, m इज इक्वल टू एफ इंटू डी के तौर पे हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग वेगनर थ्योरम के थ्रू फाइंड करें। वेगनर थ्योरम क्या कहेगा, वेगनर थ्योरम के अंदर आपके पास ये होगा कि आपने एक एक्स एक्सिस के अंदर फोर्स डिवाइड की है, ये 600 की, एक आपने उसको वाई एक्सिस के अंदर डिवाइड किया है। तो और इन एक्स और वाई के आपने मोमेंट्स फाइंड कर लिए ओ के अबाउट और हमने ऐड अप कर दिया उन दोनों को, तो फिर वो वेगनर थ्योरम होता है। तीसरा तरीका ये होगा कि हमने जैसे यहाँ मेंशन है कि हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्रू फाइंड किया। प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि बेसिकली आपके पास जो ये वाली फोर्स है इसको हम लोग इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली होगा इस तरह, ठीक है। ये बेसिकली इसका एक कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे आप उसको कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ कि मैं इस फोर्स को इधर डिस्क्राइब कर लूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे जब मैं ट्रांसलेट कर लूँगा तो फ़ायदा ये होगा मेरे पास, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि अब जो मेरे पास इस फोर्स का x और y है, तो अब जो y है वो o के थ्रू पास कर रहे हैं, राइट। तो y का जो मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, इसका मोमेंट 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग इग्नोर कर लेंगे और मेरे पास सिर्फ x एक्सिस इंटू जो भी ये लंबा डिस्टेंस होगा। अब याद रखें ये डिस्टेंस 4 नहीं होगा, ये 4 प्लस सम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि हम फोर्स को इस पॉइंट पे लेके आ जाएं। इस पॉइंट पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास x
O के थ्रू पास कर रहा होगा और मेरे पास सिर्फ y इंटू दिस कंप्लीट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चौथा तरीका है। और जो पांचवा तरीका है कि हम लोग फोर्स को वेक्टर फॉर्म पे लिख लें। तो डिस्टेंस हमारे पास वेक्टर पे हो, फोर्स वेक्टर पे हो, हम लोग r क्रॉस f के थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले तरीके पे आ जाते हैं। पहले तरीका बेसिकली ये था कि आपने क्या करना है, फोर्स आपको दी हुई है, आपने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, अब हमने क्या करना है, हमने इस डिस्टेंस डी को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस डी हमने किस तरह फाइंड किया? डिस्टेंस डी बेसिकली इस तरह फाइंड किया कि आपके पास ये डिस्टेंस 4 था, ये डिस्टेंस 40 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बेसिकली 4 cos 40 करें तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से लेके ओ तक। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा ये हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है ये वाली, उसके अंदर ये 90 डिग्रीज है, ये उसका हाइपोटेनियस 2 आ गया और ये आपके पास एंगल 40 हो गया। तो ये जो है ये आपके पास 2 sin 40 के थ्रू आएगा। तो बेसिकली आपके पास ये 2 sin 40 हो गया, ये 4 cos 40 हो गया। इन दोनों को ऐड अप करें तो आपके पास कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा। वो डिस्टेंस 4.35 होगा। तो अब 4.35 को हम लोग 600 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर मोमेंट आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं वेगनर थ्योरम के थ्रू। वेगनर थ्योरम ये कहते हैं कि हम लोग F1 और F2 के अंदर उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 वुड बी, हमारे पास ये एंगल था, दिस वाज एंगल 40, तो 600 cos 40 करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया, ये वाली F1 आ गया, और F2 600 sin 40 कर दिया। अब हम लोग किस तरह F1, अब हम लोग जो टोटल हमारा मूवमेंट है वो किस तरह फाइंड करेंगे? F1 जो हमारे पास F1 फोर्स लग रही है उसको हम लोग इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 4, ठीक है। तो 600 cos 40 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला डिस्टेंस था जो कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा था उसको हम लोग इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 आ रहा था। तो इन दोनों को ऐड अप किया तो आंसर हमारा देख सकते हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब हम लोग यू कर सकते हैं कि अब हम लोग यू कर सकते हैं कि हम लोग पॉइंट नंबर बी की तरफ आए। पॉइंट बी के अंदर क्या हो रहा है, हमने इस फोर्स को ट्रांसलेट करके पॉइंट बी पे ले गए। अब पॉइंट बी के अंदर भी F1 और F2 होंगे। प्रॉब्लम इज कि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो कंप्लीट D1 डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। ये D1 डिस्टेंस हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे? तो ये D1 डिस्टेंस ये होगा कि हम लोग ने 4, ये जो ऑलरेडी हमें गिवन था, ये हमें ऑलरेडी पता था 4, और उसके बाद हमने बेसिकली ये वाला डिस्टेंस जो कि बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे? हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, ये हमारे पास 40 है। तो बेसिकली हम लोग 2, अगर हम लोग इसको 2 10 40 करें तो हम लोग यहाँ से आ जाएंगे। अगेन हम लोग एग्जैक्ट ये हमने ऑलरेडी डिवाइस किया हुआ है। हम एग्जैक्ट इस तरह मैं उस वो वाली बातें नहीं करूँगा कि ये एग्जैक्ट 2 10 40 क्यों है, ये 4 cot 40 क्यों है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इस पर खुद करके देख लें तो आपको उस पर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह पॉइंट सी पे हमने इसलिए किया कि पॉइंट सी पे अगर हम लोग जाएंगे तो पॉइंट सी के अंदर सिर्फ F2 को इस D2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंट एट O आ जाएगा। और फाइनली अगर हम लोग F को वेक्टर फॉर्म पे लिखें तो F वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो ये होगा, दिस इज F इन वेक्टर फॉर्म। और R बेसिकली क्या होता है? R पोजीशन वेक्टर है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर कर देता हूँ और आपको फिर से बताता हूँ। ये हमारी पास फोर्स थी R। अब R इज अ पोजीशन वेक्टर, और R हम हमेशा मेजर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखें, R जो होता है वो हमेशा सेंटर से स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट के बाद आपने मूवमेंट फाइंड करनी है। तो इसमें बेसिकली पॉइंट O के बाद मूवमेंट फाइंड करनी है, तो R would be starting from here ending at point A, ठीक है।
अब R को हमने O से A पे जाना है तो किस तरह जा सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम लोग 2i और फिर 4j, तो बेसिकली 2i प्लस 4j करेंगे तो हमारे पास O से लेके A तक का वेक्टर आ जाएगा। फिर हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर अगेन 2610 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर करते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है, ये भी बुक की एग्जांपल है, तो ये आप लोग खुद जाकर रिवाइज कर लेगा। और अब ब्रीफली कपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास पे रिमेनिंग टाइम 4 मिनट रहते हैं, तो 4 मिनट के अंदर हम लोग ये कंप्लीट हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वापस फिर से एक नए जूम के सेशन पाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं अटेंडेंस भी लेंगे और आपके क्वेश्चंस आंसर भी देखेंगे इसमें। तो कपल्स की तरफ आ जाते हैं। कपल्स बेसिकली हमारे पास तब होते हैं जब हमारे पास दो इक्वल ऑपोजिट और नॉन कोलिनियर फोर्सेस जब होती हैं तो उनको हम लोग कपल कहते हैं। तो कपल इनको कहते हैं जब हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस हो गई और वो ऑपोजिट भी है हमारी। ठीक है, तो कपल से हमारे पास सिर्फ रोटेशन होता है। ठीक है, कपल से हमारे पास कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, कपल की डेफिनेशन दी, और कपल किस तरह फाइंड करते हैं? बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस ये होता है उन दोनों फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अगर हमने वेक्टर फॉर्म के तौर पे लिखना है तो वेक्टर फॉर्म वुड बी कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं और एक आर वेक्टर है जो कि एक फोर्स के किसी भी पॉइंट से लेके दूसरे फोर्स के किसी भी पॉइंट तक हो। ठीक है, दैट इज योर कपल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल इन चारों बॉक्सेस के ऊपर फोर्सेस एज अ कपल लग रही हैं मगर इन सब की वैल्यू ओवरऑल सेम है। ठीक है, सेम इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ देखें हमारे पास F फोर्स लग रही है, एक F नेगेटिव फोर्स लग रही है, तो इनका कपल क्या होगा? F इंटू डी डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू होगी M इज इक्वल टू एफ डी। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आपके पास अगेन सेम बॉडी है मगर आपके पास जो कपल लग रही है वो कहीं और लग रही है, वो इस पॉइंट पे लग रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? M इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो अगेन आपका जो कपल है वो सेम है। यहाँ आ जाए, अगेन डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, मगर आपके पास जो कपल का मोमेंट होगा दैट वुड बी सेम बिकॉज F, जो दोनों F हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, तो F इंटू डी करेंगे तो आपको मोमेंट आ रहा है। तो तीनों केसेस पे हमने देख लिया मोमेंट हमारा सेम था। तीसरी बॉडी पे भी अगर हम लोग देखें, अब यहाँ ये होता है कि फोर्सेस हमारी डबल हो गई हैं मगर डिस्टेंस हमारा हाफ हो गया है। तो अब फोर्स F क्या होगा? F वुड बी 2F, तो 2F इंटू डी बाई 2 करें तो हमारे पास F इंटू डी आएगा। तो इन तीनों के अंदर हमारे पास कपल सेम था। बताने का मकसद ये है कि आपने एक बॉडी के अंदर अगर कपल फाइंड करनी है तो दैट इज जस्ट F इंटू डी। ओके, फिर आखिरी चीज़ है कि फोर्स कपल सिस्टम क्या होते हैं? फोर्स कपल सिस्टम बेसिकली ये होते हैं कि आपने एक फोर्स को एक पॉइंट से ट्रांसलेट करके दूसरे पॉइंट पे लेके जाना होता है। तो हम लोग किस तरह करते हैं? हम F को जब B पे लेके जाते हैं तो हम लोग B के अंदर दो फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, एक F की डायरेक्शन पे और एक नेगेटिव डायरेक्शन पे। और फिर हम कहते हैं जो नेगेटिव वाली डायरेक्शन है वो वाली फोर्स और F वाली फोर्स आपस पे मोमेंट कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो ये वाली जो F है और ये वाला F आपस में कपल है, तो दिस वुड बी F इंटू डी। तो आपके पास एक मोमेंट आ गया और फोर्स हमारे पास रिमेनिंग A से हट गई क्योंकि ये दोनों आपस में कपल बन गए और एक हमारे पास B फोर्स रह गई। ठीक है, तो ये हमारे पास B पे ट्रांसलेट हो गई है और एक मोमेंट भी हमारे पास आ गया। तो क्लास यहाँ एंड करते हैं और अगली सेशन पे कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस अगली क्लास पे ही है।